देखिए उसने सीधे सीधे कहा है कि इसको सिद्ध कीजिए। इसी सवाल में थोड़ा और कह सकता था वो कि सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करते हुए इसको सिद्ध कीजिए। तो उसने कहा है तब अगर अगर ऐसा कहता तब भी सर्व समीका का प्रयोग कर लेते, नहीं कहा है तब भी हम प्रयोग किए ले रहे हैं। देखिए चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ऊपर जहां पर 1 है वहां पर रख देते हैं 1 का मान क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 का मान रखा तो प्लस का चिन्ह बनाया। अब बचा क्या सेक थीटा माइनस tan थीटा, नीचे जैसा है वैसे ही रहने देंगे। नीचे क्या है 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक कोष्ठ में सेक थीटा प्लस tan थीटा और दूसरे कोष्ठ में सेक थीटा माइनस tan थीटा, प्लस ये पहले से ही था क्या सेक थीटा माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब ऊपर से हम कॉमन ले रहे हैं, ऊपर से क्या कॉमन मिल जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो जो हमने कॉमन ले लिया सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो जो कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं भाग देते हैं, तो इससे कट जाएगा, बचेगा कि यहां पर क्या सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो लिख दिया सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब आगे गए तो प्लस का चिन्ह बना है तो प्लस का चिन्ह बना दिया। अब ये कॉमन ले लिया ऐसे थीटा माइनस tan थीटा, तो पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 1 और बटे में क्या है 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे है, तो पूरे से पूरा कट गया। बचा क्या सेक थीटा माइनस tan थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान कास थीटा माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा। कास थीटा एलसीएम ले लिया तो आपका क्या हो जाएगा कास थीटा भाग दोगे एक बार जाएगा, एक गुणते एक माइनस का चिन्ह बना तो माइनस का बना दिया, प्लस का बना होता तो प्लस का बना देते। जब प्लस या माइनस का चिन्ह बना होता है तब एलसीएम लिया जाता है। अब कास थीटा का कास थीटा भाग देंगे एक बार जाएगा, एक गुणते साइन थीटा हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस सवाल को हल करिए। आज जितने सवाल बताए जा रहे हैं सभी आपके बोर्ड पेपर के लिए महत्वपूर्ण सवाल होंगे। देखिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल तो आपकी किताब में भी है और इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है तो स्मॉल x और y के मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से प्रश्न 2 बार आ चुका है, अथवा करके लिखा हुआ है, उस तरीके से प्रश्न 3 बार आ चुका है और दोनों सवाल एक ही हैं। कह रहा है यदि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 हो, तो सबसे पहले तो यही जान लेना आवश्यक है कि माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही हैं। 28.5 हो तो स्मॉल x और y के मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 है, ये उसने बता दिया आपसे। चलिए अब देख लेते हैं। ऊपर वाले में जैसे नहीं लिखा है कि कुल बारंबारता 60 है तो उसमें बारंबारता बंटन बना कर दे दिया, तो उसमें नीचे लिखा होगा कि 60 है। तो एक कॉलम में है वर्ग अंतराल और दूसरे में है बारंबारता। देखिए वर्ग अंतराल वाले कॉलम में दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता वाले कॉलम में दिया है 5, x, 20, 15,
y 5। माध्यक की बात की है तो हमें पता है अगला कॉलम हमें संचयी बारंबारता का बनाना पड़ेगा। उसके पहले हम देख लेते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है योग और यहां पर लिखा हुआ है 60। देखिए संचयी बारंबारता का कॉलम बना रहे हैं अगला हम। तो बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता ही होगी। तो पहला कॉलम ऐसे ही रख देते हैं जैसे बारंबारता का है 5, फिर 5 में x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस x। 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 25 प्लस x हो जाएगा। फिर उसमें 15 जोड़ेंगे तो 40 प्लस x हो जाएगा। y जोड़ेंगे अब तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। 5 और जोड़ा जाएगा तो 45 प्लस x प्लस y होगा। जब हमने माध्यिका के सवाल बताए होंगे तो ये बताया होगा कि संचयी बारंबारता का जो लास्ट पद होता है वही बारंबारता का योगफल होता है। तो संचयी बारंबारता का लास्ट पद ये है और बारंबारता का योगफल ये है। तो इसका मतलब हमने कहा संचयी बारंबारता का जो लास्ट पद होता है वही बारंबारता का योगफल होता है। इसका मतलब 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना मिल गया 60। तो यहां से x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 60 माइनस 45। तो x प्लस वाई बराबर 60 में 45 घटाएंगे 15 आएगा। इसको समीकरण 1 डाला। अब चूंकि माध्यक कितना है, चूंकि माध्यक 28.5 है तो हम देख रहे हैं इन वर्ग अंतरालों में 28.5 किसमें आएगा 20 और 30 वाले में आएगा। चूंकि माध्यक 28.5 है जो कि वर्ग अंतराल 20 से 30 में आएगा। तो हमें वर्ग अंतराल ये मिल गया 20 से 30 में आएगा। तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा L1 उच्च सीमा L2, इसके सामने की बारंबारता स्मॉल f और इसके ऊपर पद की संचयी बारंबारता कैपिटल F। क्योंकि माध्यिका का सूत्र हमने बताया था, माध्यक या माध्यिका का सूत्र बताया था आपसे, उस सूत्र के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। माध्यिका या माध्यक जो लिखा हो वही लिखेंगे। L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f और n/2 माइनस कैपिटल F। आप CF के हिसाब से काम करेंगे तो ये CF हो जाएगा। बाकी जैसा हमने सूत्र लिखाया था उसके हिसाब से सब मान हमने ज्ञात कर लिए। तो सब मान यहां पर लिख भी लेंगे कि L1 का मान कितना है 20, L2 का मान 30, स्मॉल f का मान 20 और कैपिटल F का मान 5 प्लस x। अब आते हैं माध्यक दिया हुआ है, माध्यिका कितनी है 28.5 बराबर L1 का मान 20 प्लस L2 का मान 30 माइनस L1 का मान 20, स्मॉल f का मान 20, n/2। जो संचयी बारंबारता का लास्ट पद होता है वही n का मान होता है और वही बारंबारता का योगफल होता है। तो इसका मतलब n बराबर कितना, n बराबर 60। तो 60 बटे 2 माइनस कैपिटल F का मान 5 प्लस x। माइनस के बाद की संख्या हमेशा कोष्ठ में रखनी चाहिए जिससे गलत ना हो। 28.5 बराबर 20 धन 30 माइनस 20 10 बटे 20। 2 का भाग देंगे 60 में, 30 माइनस का इसमें अंदर गुणा कर दो, माइनस 5 और माइनस x, ये 20 है प्लस में इधर ले आओ। 28.5 माइनस 20 बराबर 10 बटे 20 और इधर क्या बचेगा 30 में 5 घटा दो 25 माइनस x, इससे इसको काट दो। अब यहां पर कितना आया 8.5 बराबर 1 बटे 2 और 25 माइनस x, 2 को इधर ले आओ। 8.5 उधर है भाग में, इधर आएगा गुणा में, बराबर 25 माइनस x। तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17 बराबर 25 माइनस x। x को इधर ले आओ, x बराबर 25 माइनस 17, तो x बराबर 8 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान निकल आएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखोगे
तो वहां पर है समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 15 है, तो x का मान रख देंगे, कितना निकला है 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस 8, तो x बराबर y बराबर कितना आ गया, 15 में 8 घटाओगे 7, तो x का मान 8 निकला और y का मान, ये भी बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला सवाल है, देखिए, कहता है थेल्स की प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की, क्या है प्रश्न, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। कह रहा है थेल्स की प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वास्तव में तो इसमें थेल्स की प्रमेय का विलोम कथन का प्रयोग होगा। देखिए इतनी उसने हिंट दे दी, तो एक पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। कोई एक त्रिभुज बना लेंगे आप, जैसे कि हमने एक त्रिभुज बना लिया यहां पर, ए बी सी एक त्रिभुज बना लिया। तो कहता है एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, इस ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी ले लिया और ए सी भुजा का मध्य बिंदु ई ले लिया, और रचना हमने कर दी कि डी से ई को मिला दिया। तो कहता है एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी सिद्ध करना है डी समांतर बी सी। दिया ये है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है तथा ई ए सी का मध्य बिंदु है। देखिए दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी कामा ए बी का मध्य बिंदु है। डी अगर ए बी का मध्य बिंदु तो इसका मतलब क्या है, ए डी बराबर डी बी, इसको समीकरण 1 डाला, तथा ई कामा ए सी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ई बराबर ई सी, समीकरण नंबर 2 डाला। इसके बाद रचना हमने की है डी से ई को मिलाया। सिद्ध करना है रचना ना भी करें तब भी रचना चरण फिर ना लिखें, फिर इसको सीधे बना दें ऐसे, क्योंकि कहा है उसने खुद सवाल में, क्या कहा है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, डी समांतर बी सी। हल में आए, जब हल में आए तो समीकरण 1 से लिखा, पहले समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1 से, ए डी बराबर डी बी, तो ए डी और ये है भाग में, तो ए डी बटे डी बी बराबर क्या लिख सकते हैं 1, फिर वो इसे लिख दो, तो इसे लिख जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 2 से देखते हैं क्या है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, ए ई बराबर ई सी, तो इधर लाओ इसको, तो ए ई बटे ई सी बराबर क्या लिख सकते हैं 1। समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 और 4 की तुलना करो, कौन पक्ष बराबर है, दाएं की बाएं, दाएं, तो बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या आ जाएगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। देखिए हमने पढ़ा क्या था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए
तो अन्य दो भुजाओं को जिन दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह उसे समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये थी थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय का विलोम कथन क्या पढ़ा था कि यदि त्रिभुज की भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वो समांतर होती हैं। तो थेल्स की प्रमेय के विलोम से, थेल्स की प्रमेय के विलोम से, थेल्स की प्रमेय के विलोम से क्या आ जाएगा कि अगर ये भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तो क्या होंगी, ये समांतर होंगी। डी समांतर बीसी, क्योंकि हमें पता है थेल्स की प्रमेय का विलोम कथन क्या होता है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो रही तो क्या होंगी, समांतर होंगी। ये था आपका क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। क्या है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे अर्धगोला है, ऊपर शंकु है। कुछ इस तरीके की आकृति है। ए बी सी और इसे ओ लिख देते हैं। अब जैसा कह रहा है फिर से एक बार पढ़ के सब कुछ लिख लेते हैं। इसमें एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का, एक ये पूरा ठोस बना हुआ है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इनका आधार उभयनिष्ठ है। दोनों की त्रिज्याएं कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। यानी जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या है। और आगे कह रहा है शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है आपसे कि इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी पाई के पदों में ज्ञात करना है, यानी पाई का मान नहीं रखना। तो इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ धन शंकु का वक्र पृष्ठ, दोनों का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे तो इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर तो पता है 3, ठीक है। अब लेकिन शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर यल। तो यल हमें नहीं पता, यल क्या है, शंकु की तिरछी ऊंचाई है। तो सबसे पहले यल ज्ञात करें। देखिए आधार की त्रिज्या दोनों की समान है, तो आधार की त्रिज्या जो शंकु की है वही अर्धगोले की है, आर बराबर 3 सेंटीमीटर आपकी। इसके बाद शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यच बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लें शंकु की तिरछी या तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। प्लस माइनस क्यों नहीं होता, क्योंकि लंबाई त्रिज्या ऊंचाई ऋणात्मक नहीं होती। यल बराबर अंडर रूट एच का मान 4, तो 4 का स्क्वायर, आर का मान 3, तो 3 का स्क्वायर। यल बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो यल बराबर अंडर रूट 25। तो यल बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ
अर्धगोले का वक्र पृष्ठ धन शंकु का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण शंकु का क्या होगा वक्र पृष्ठ? पाई आर यल। तो इससे कॉमन ले लें क्या? पाई आर। तो क्या आ जाएगा? 2r प्लस यल। तो पाई का मान तो रखना नहीं है क्योंकि कहा है किसके पदों में ज्ञात करना है? पाई के। आर का मान कितना है? 3। 2 गुणते आर का मान 3 धन यल का मान 5। तो 3 पाई, 3 दूनी 6 धन 5। तो 3 गुणते 6 5 11 पाई। तो घेरते ही 33 पाई और वक्र पृष्ठ हो चाहे संपूर्ण पृष्ठ मात्रक वर्ग इकाई होता है जो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका। करिए। देखिए एक क्वेश्चन और था। वो क्वेश्चन है कि एक गोले का वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ की माप दी है गोले की कितनी? 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का क्या ज्ञात करना है? आयतन। तो माना गोले की त्रिज्या हमने मान ली कि कितनी है? r है। तो गोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है कितना? 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का वक्र पृष्ठ होता क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया। आर स्क्वायर बराबर 36/4। तो आर स्क्वायर बराबर 9। तो आर बराबर प्लस माइनस √9। तो त्रिज्या ऋणात्मक होती नहीं तो प्लस माइनस फायदा कुछ नहीं है। आर बराबर कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। घन मात्रक होता है सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। 4/3 पाई आर का मान 3 का क्यूब। तो 4/3 पाई 3 का क्यूब 27। 3 से काट दो 9 तिया 27 9 चौका 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ज्यादा से ज्यादा आप पाई का मान रख सकते हैं 22/7 या 3.14। लेकिन अगर पाई का मान रखना हो तो जब तक ना कहा जाए तो 22/7 ही रखिए और नहीं तो यहां से छोड़ दिया अगर उसने नहीं कहा दशमलव कितने अंकों तक ज्ञात कीजिए।